हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छठे लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग 71 लेक्चर में 71वीं बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। हम लोग अभी अक्टूबर महीने को लेकर चल रहे हैं और छठा जो पार्ट है उसका यानी आखिरी अक्टूबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और रोज हम लोग 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार और 4 मिसलेनियस पार्ट को कवर किए हैं। ठीक है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज इसको हम लोग समअप करेंगे और कल से हम लोग फिर नवंबर महीने का शुरू करेंगे। शुरुआत के जो हमारे 2-3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चूंकि दिसंबर में प्रीलिम्स हुआ था तो हम लोग दिसंबर तक मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जनवरी से आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो जनवरी से हमारा जो लेक्चर का जो पार्ट होगा, जैसे अभी अक्टूबर 6 पार्ट में हुआ है, तो जनवरी से ये 8 या 10 पार्ट भी लग सकते हैं। ठीक है ना, बट हम लोग 71 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हर दिन हम लोग 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार और 4 मिसलेनियस का पार्ट कवर कर ही रहे हैं। और अक्टूबर के लास्ट पार्ट में आज हम लोग जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। पहला जो हमारा नेशनल न्यूज़ आपको दिखेगा वो है कि MHA डिक्लेयर्स हिज़्ब उत तहरीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर UAPA। ठीक है, तो हिज़्ब उत तहरीर जो है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा? MHA के द्वारा। किसके अंदर? UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन ये 1967 में एक कानून आया था जो टेररिज्म के अगेंस्ट ये कानून काम करता है। शुरू में इसमें पहले जो है हम लोग सिर्फ एक इन ग्रुप्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते थे, जैसे ये हिज़्ब उत तहरीर को डिक्लेयर किया गया। बट 2019 के बाद से ये एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट की तरह ट्रीट करके उसके ऊपर केसेस हो सकता है, ऐसा UAPA में बदलाव हो चुका है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन पहला टेररिस्ट डेजिग्नेट हुआ था UAPA के अंदर, इंडिविजुअल। चलिए अब आते हैं इस न्यूज़ पे। तो हिजबुत तहरीर ने क्या हुआ कि एक ग्लोबल इस्लामिक स्टेट ये इस्टेब्लिश करना चाहता है, या कैलिफेट जिसको बोलते हैं। किसके थ्रू? बाय ओवरथ्रोइंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थ्रू जिहाद। तो जिहाद का एक गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए ये लोग चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर कैलिफेट, इस्लामिक स्टेट या कैलिफेट बनाए। तो 9 अक्टूबर 2024 को NIA ने क्या किया, इनके लीडर जो फैजुल रहमान है, द स्टेट अमीर, जिनको लीडर को स्टेट अमीर बोलते हैं लोग, उसको अरेस्ट किया तमिलनाडु और पुडुचेरी में। अब रहमान इस वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन एंड सेपरेटिज्म। तो इस कारण से इनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद से जो है वो हिजबुत तहरीर को सरकार ने एक बैन कर दिया है और इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया कि इसके अंदर UAPA के अंदर। और अभी के समय में हमारे पास ऐसे 45 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरह से बैन है और उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं नेशनल का। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आई गॉट लैब फॉर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज। ठीक है, तो डॉक्टर L मुरुगन जो है यूनियन मिनिस्टर क्या चीज़ के? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, हैज़ स्टार्टेड द क्रिएशन ऑफ एन आई गॉट लैब इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लैब विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना है कि ये इनिशिएटिव है क्या। देखिए, आई गॉट पोर्टल जो है वो पहले से काम कर रहा है। तो आई गॉट पोर्टल क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेगा कि वो अपने स्किल को डेवलप करे ऑनलाइन लर्निंग से। और इसके लिए मिनिस्ट्री ने टोटल 16 तरह के इंपॉर्टेंट कोर्सेज को आइडेंटिफाई किया है, जैसे बजट मैनेजमेंट, जेंडर सेंसिटाइजेशन, लीडरशिप एटसेट्रा। तो ये आई गॉट लैब जो है मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़ के लिए अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ही इसको इंक्लूड किया गया है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल पहला न्यूज़। तो सऊदी अरेबिया डिनाइड सीट ऑन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC। अब देखिए क्या है कि एशिया पैसिफिक रीजन में 5 कंट्रीज उसके सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे, उनके बीच में कंपटीशन था UNHRC के लिए। जो कंट्रीज जीते वो थे साइप्रस, देन मार्शल आइलैंड, कतर, साउथ कोरिया और थाईलैंड। सऊदी 6th रैंक पर आया और इसलिए उसको ये सीट नहीं मिला। अब UNHRC के अगर बारे में बात करें तो ये 2006 में क्रिएट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन किसको अभी हाल ही में डिनाई किया गया UNHRC का सीट। ठीक है, UNHRC 2006 में क्रिएट किया गया था पिछले ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिप्लेस करते हुए। इसमें अभी अगर आप देखेंगे तो 47 मेंबर स्टेट्स हैं जो 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं
और काउंसिल का जो मेन रोल है वो ये है कि पूरे दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है उसको वो मॉनिटर करे और एड्रेस भी करे। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं उनका रेगुलर बेसिस पे असेस किया जाता है। ठीक है, तो किसको अभी डिनाई किया गया यूएनएचआरसी का सीट? सऊदी अरेबिया। अगला इंटरनेशनल न्यूज़ अगर देखें तो वर्ल्ड बैंक ने एक फंड इस्टेब्लिश किया है क्या चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, यूक्रेन का इस वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूक्रेन के रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंड इस्टेब्लिश किया है। तो ये एक स्पेशल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया है यूक्रेन को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं रशिया के वॉर के साथ। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस फंड को अप्रूव किया है और ये क्रिटिकल वे है ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। इसमें G7 का जो कमिटमेंट था कि वो $50 बिलियन तक सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को इस साल के अंत होते तक, मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर के अंत होते तक, उस कमिटमेंट का एक लार्जर पार्ट आपको ये देखने को मिलेगा वर्ल्ड बैंक का ये फंड। ठीक है यहाँ तक। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना है कि देयर आर टू टर्म्स, वर्ल्ड बैंक एंड देन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक में क्या क्या इंक्लूड होगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या आता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए बिहार स्पेसिफिक पहला न्यूज अगर देखें तो बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 जो है वो 18 अक्टूबर को पटना में हुआ। तो अभी हाल ही में बिहार के का जो फिल्म प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा, तो एक एम्पावर्ड कमेटी जो है बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का, उसने गाइडलाइंस जारी कर दिया था। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारे वेवर्स, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। और ये कॉन्क्लेव कराने का एक पर्पस ये था कि इस तरह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स, देन एक्टर्स और टेक्नीशियन जो है हिंदी रीजनल फिल्म दोनों के, वो आके यहाँ पर अपनी बात रख सके, अपने पार्टिसिपेट कर सके। Currently, this organization is also offering substantial subsidies for producing feature films, OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर NSD से पढ़ाई कर रहा है, कोई भी FTII से पढ़ाई कर रहा है, कोई सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इशू से पढ़ाई कर रहा है, उन सब का पूरा ट्यूशन फी भी स्पॉन्सर स्टेट करेगा इस पॉलिसी के अंदर। तो जैसे आप देखते हो आज के डेट में कि यूपी में बहुत सारे वेब सीरीज मूवीज शूट हो रहे हैं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट भी इसी तरह के इनिशिएटिव्स और इंसेंटिव्स दे रहा था। तो बिहार ने भी इस चीज़ को अप्रूव किया और उसी के फर्दरेंस में एक फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का हुआ है। कहाँ पे? पटना में हुआ 18 अक्टूबर को। नेक्स्ट, नालंदा नॉलेज सिस्टम इन मंगोलिया। ठीक है, नालंदा का नॉलेज सिस्टम मंगोलिया में। तो देखिए अभी मंगोलिया में क्या कराया गया 2 अक्टूबर को, एक पहला, ये सबसे समझना है कि फर्स्ट है, ये इनॉग्रेशन सेशन हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा नॉलेज सिस्टम, ये मंगोलिया के अंदर। ठीक है, तो चिंगिस खान मोनेस्ट्री जो उलान बतार मंगोलिया के कैपिटल, वहां पर ये कराया गया ऑर्गेनाइज, और ये फर्स्ट था। और इसमें हमारे जो पूर्व गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। ये ऑर्गेनाइज कराया गया है ज्वाइंटली पेट हब स्टैंगी चौंकर होलिंग मोनेस्ट्री और एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मंगोलिया एंड एट द सेम टाइम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा, प्लस एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, ये सब मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो हुआ कहाँ, ऑर्गेनाइज कौन कौन कराया, और हमारे बिहार की तरफ से कौन चीफ गेस्ट बन के गया था, तो एक्स गवर्नर जो थे वो बन के गए थे। कमेंट सेक्शन में बताइए अभी के जो गवर्नर हैं उनका नाम और कौन से नंबर है, नंबर जैसे होता है ना 40वां 41वां गवर्नर, तो कौन से नंबर गवर्नर वो बनाए गए। ठीक है, चलिए मिसलेनियस में पहला न्यूज देखते हैं। हैन कैंग विंस 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज को भी हम लोग सम अप कर देंगे आज, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पीस, और अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री वाला, तो अभी लिटरेचर में अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हैन कैंग विंस 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो एक साउथ कोरियन ऑथर है ये, जिनको उनके पावरफुल राइटिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया। और वो क्या करती हैं कि वो हिस्टोरिकल ट्रॉमास को रिफ्लेक्ट करते हुए जो फ्रेजाइल नेचर ह्यूमन एग्जिस्टेंस था उसको हाईलाइट करती है। She started as a poet in 1993 and published her first prose work that was Love of Yushu in 1995. कुछ फेमस वर्क की अगर बात करें तो द वेजिटेरियन, जिसके लिए इनको अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था 2016 में। द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स एंड ग्रीक लेशन, ये कुछ इनके फेमस बुक्स हैं। तो इस बार का लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2024 का किसको मिला है? साउथ कोरिया की ऑथर जो है हैन
हैन कैंग को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए। नोबेल प्राइज फिजिक्स का अगर देखें तो दो लोगों को दिया गया है, हॉपफील्ड एंड हिंटन। किस चीज के लिए? फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन मशीन लर्निंग, पार्टिकुलरली देयर वर्क ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मशीन लर्निंग को लेकर जो इनका ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी था उसके लिए दिया गया है। तो हॉपफील्ड जो है उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया था कॉल्ड द हॉपफील्ड नेटवर्क, जो कि एक मेमोरी सिस्टम की तरह काम करता है और वो स्टोर और रिकॉल कर सकता है क्या क्या चीज, इंफॉर्मेशन जैसे इमेजेस। और इसी हॉपफील्ड के आइडियाज के ऊपर जो हिंटन है उन्होंने क्या किया, बोल्ट्जमैन मशीन इंट्रोड्यूस किया, जो क्या यूज करता है, वो यूज करता है आइडियाज फ्रॉम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। तो दोनों मशीन लर्निंग से रिलेटेड ये डिस्कवरीज किया इन्होंने, इसीलिए इनको फिजिक्स का 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया, किसको? हॉपफील्ड और हिंटन को। क्लियर? नेक्स्ट, नेशनल अनुभव अवार्ड्स स्कीम 2025। देखिए नेशनल अनुभव अवार्ड्स जो है, ये अनुभव प्लेटफॉर्म जो है ये 2015 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन इसका हुआ था थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ही आता है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी रिटायरिंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो अपने वर्क एक्सपीरियंस की कहानियां शेयर कर सकते हैं सरकार के साथ, ताकि आगे भी जो इसके फर्दर फ्यूचर एम्प्लॉयज हैं उससे समझे सीख लें। तो 2025 के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया ये अवार्ड स्कीम, जहां पर ये एम्प्लॉय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी इंक्लूड करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे और उसमें कुछ लोगों को क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो ये पैरामीटर 2025 में लाकर ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया। तो अनुभव प्लेटफॉर्म ऑलरेडी पहले से काम कर रहा था, अब ये अवार्ड के फॉर्म में इसको दिया जाने का। ठीक है, लास्ट न्यूज इज नोबेल प्राइज ऑफ 2024 इन मेडिसिन हैज बीन गिवन टू एम्ब्रोस एंड रुकवून। किसके लिए? फॉर माइक्रो आरएनए डिस्कवरी। तो माइक्रो जो आरएनए है उसकी डिस्कवरी प्लस वाइटल रोल किस चीज में, इन कंट्रोलिंग हाउ जीन्स वर्क आफ्टर दे आर कॉपीड। तो जब जीन कॉपिंग होती है उसके बाद जीन कैसे काम करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उसको कंट्रोल करने के रोल के ऊपर जो है इनको दिया गया है नोबेल प्राइज। क्योंकि ये डिस्कवरी ने क्या किया, इट चेंज हाउ वी अंडरस्टैंड जीन रेगुलेशन, showing how certain genes are turned on or off to support different cell function like in muscle और nerve cell। तो जीन कैसे अपने आप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है सेल के वो हो सके, वो सब कुछ इन्होंने स्टडी किया। इनके रिसर्च से जो माइक्रो आरएनए है हमारा वो डेवलप डिस्कवरी तो हुआ ही, और टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल जो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं जीन रेगुलेशन के अंदर। नाउ दीज स्मॉल पीसेस ऑफ आरएनए हेल्प कंट्रोल विच जीन्स आर एक्टिव इन अ सेल। ठीक है, और ये रिसर्च ने कहा है कि ह्यूमंस के पास 1000 डिफरेंट माइक्रो आरएनएस हैं और वो जरूरी है ग्रोथ, डेवलपमेंट और बाकी और भी जो प्रोसेसेस हैं हमारे शरीर के उसके लिए। तो ये हमारा 10 न्यूज़ था। इसके बाद हम लोग अक्टूबर का जो न्यूज़ वाला डिस्कशन था उसको कंप्लीट किए। 10 और एमसीक्यू के थ्रू कुछ और एरियाज को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो इस बार मतलब एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो ये 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। कजाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस झील के किनारे बनाया? कजाकिस्तान ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस लेक के किनारे बनाया है? तो वह है लेक बलखाश। लेक बालखाश के किनारे इसको बनाया है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग? तो देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है नवजीवन। क्या नाम है? नवजीवन, जहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन का काम करने का काम किया जा रहा है। नाउ काइस साइद हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं काइस सईद? तो वो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कहाँ के? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। आपको बताना है ट्यूनीशिया का कैपिटल क्या है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च हम सफर पॉलिसी न्यू दिल्ली? देखिए हम सफर पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है, और ये जो रोड साइड एमिनिटीज़ हैं स्पेशली ज़्यादा किसको ये फ़ायदा देगा, जो ट्रक ड्राइवर जो रात भर चलते हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है हम सफ़र पॉलिसी टू इम्प्रूव द रोड साइड एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ ऑन हाईवेज। ठीक है, नेक्स्ट, हलारी डोंकीज आर मेनली फाउंड इन विच रीजन इन इंडिया? देखिए हलारी डोंकीज जो है वो गुजरात में जाकर आपको जो है पाए जाते हैं, और ये
अगर आप देखेंगे तो गुजरात के एरिया का एक मतलब आप कह सकते हो कि एक वो जोग्राफिकली उस एरिया के ही ये फीचर के रूप में आपको देखने को मिलता है हलारी डोंकीज। नेक्स्ट, recently the red panda program of which zoological park has been selected as finalist for the वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024। सो वाइल्ड लाइफ एंड जो हमारा कंजर्वेशन अवार्ड है उसके लिए किस जूलॉजिकल पार्क के रेड पांडा प्रोग्राम को सिलेक्ट किया गया है, तो वो किया गया है आपको पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है उसको ये अवार्ड दिया गया, मतलब फाइनलिस्ट उसको किया गया था। Which chronic health issue is strongly associated with high dietary intake of advanced glycation end products? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजीज की बात हम लोग करें तो इसको लेने से कौन सा क्रोनिक हेल्थ इशू जो है वो जुड़ा रहता है, तो वो डायबिटीज़ है, और इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल? तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा ऑर्गेनाइज कराता है, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द मेस ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये हमने डिस्कस भी किया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कहाँ पे मेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में और कितना ऑल्टीट्यूड पे, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो अक्टूबर को हम लोगों ने 6 लेक्चर में रैप अप किया है, यानी कि 60 टॉपिक और 60 एमसीक्यूज, लगभग 120 हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया अक्टूबर से। इतना सफिशियंट है, ये काफ़ी पुराना महीना है, जब रिसेंट आएंगे तो हम लोग इसको 150 टॉपिक तक कोशिश करेंगे कवर करने का। लेने आता कोई दिक्कत किसी को? चलिए, थैंक यू सो मच।